अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। बिज़नेस लॉ का आज का हमारा सेशन कंसिडरेशन के मुतालिक है। कंसिडरेशन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उनमें से एक है कंसिडरेशन। अब दो पार्टीज़ होती हैं हमारे पास। लेट्स सपोज हम एक कहते हैं कि जी एक कोई ट्रेड हो रही है दो पार्टीज़ के दरमियान में। एक चीज़ सेल करने वाला है, दूसरा बाय करने वाला है। सेल करने वाला क्या है, अपने पास से कोई चीज़ या कोई प्रोडक्ट सेल करता है, हम उसको क्या कहते हैं, कंसिडरेशन। जो प्रोडक्ट या फिर ऑब्जेक्ट हम देते हैं या सेलर देता है बायर को। मार्केट में आप जब जाएं तो शॉपकीपर के पास जाते हैं तो आपके पास क्या होता है, आपके पास करेंसी होती है, वो डॉलर्स में हो या रुपीज़ में हो, तो वो आप देते हैं। उसके बदले में आप चीनी ख़रीदें, आप चावल ख़रीदें या भी कोई कपड़ा ख़रीदते हैं, कुछ भी ख़रीदते हैं, तो जो सेलर आपको देता है वो क्या होती है, कंसिडरेशन। और उसके बदले में जो बायर देता है वो उसके लिए करेंसी, वो भी उसके लिए कंसिडरेशन है। दोनों तरफ से लेन देन चलता है, यानी कि एक पार्टी कोई प्रोडक्ट देती है तो दूसरा उसके बदले में पैसा देता है। ये जो दोनों पार्टीज़ की तरफ से हासिल होने वाली चीज़ है, या जो दूसरा एक चीज़ देता है या दूसरा लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसिडरेशन। इसके मीनिंग के साथ साथ आपको डिफ़ाइन अगर करने की ज़रूरत पड़े तो कंसिडरेशन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमने इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे बात की थी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो आप कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश कर सकें, जिसको आप एनफोर्सेबल कर सकें, तो उसके कुछ एलिमेंट्स पे हमने बात की थी। तो उस इसेंशियल में से एक इसेंशियल कंसिडरेशन भी है। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। कोई भी आपका एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के दरमियान में, लेकिन उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होती, लेन देन के हवाले से कुछ हासिल नहीं होता, या दूसरी पार्टी कोई लॉस नहीं बियर करती उसकी वजह से, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, या वो एग्रीमेंट वॉइड होता है, यानी कि उसको आप कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में लेके ही नहीं जा सकते। अ कंसिडरेशन इज़ व्हाट प्रॉमिसर डिमांड्स फॉर हिज प्रॉमिस, यानी कि जो प्रॉमिस करने वाला है वो डिमांड करता है, क्योंकि मैंने ये आपसे वादा किया था, ये मैं ऐसा काम करूँगा, सो मैंने वो काम कर लिया। अब उसके बदले में जो मैंने वादा किया था पूरा किया, उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। वो कोई प्रोडक्ट हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉमिसर उस पर डिमांड करता है, मुतालबा करता है कि मुझे मिले। एन एग्रीमेंट इज़ एनफोर्सेबल व्हेन बोथ द पार्टीज टेक समथिंग एंड गिव समथिंग, यानी कि आपका कोई भी एग्रीमेंट है वो तब तक एनफोर्सेबल नहीं हो सकता जब तक दोनों तरफ से कुछ लेन देन में कोई चीज़ उनको मिले ना। द समथिंग गिवन और टेकन इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। इसकी आप डेफिनेशन एक लाइन में भी कर सकते हैं। द समथिंग गिवन और टेकन इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन वो है जो सेलर देता है और जो सेलर उसके बदले में पैसा लेता है, या बायर कोई प्रोडक्ट लेता है और देन उसके बदले में पैसा देता है। कंसिडरेशन दोनों तरफ से होती है। अब मुख्तलिफ हमारे पास लॉयर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं लॉ के, जिन्होंने इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है मुख्तलिफ अंदाज में। उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है पोलॉक, और वो कहते हैं द कंसिडरेशन इज़ द प्राइस। कंसिडरेशन क्या है, प्राइस है, फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज़ बॉट, जिसके बदले में अदर यानी कि दूसरी पार्टी का प्रॉमिस लिया जाता है, वादा लिया जाता है। एंड द प्रॉमिस दस गिवन फॉर वैल्यू इज़ एनफोर्सेबल। एक ऐसा वादा जो किसी चीज़ के बदले में किया जाता है उसको एनफोर्सेबल भी हो जाता है, यानी कि वो कानून की नज़र में वैलिड होता है, उसकी एप्लीकेशन होती है। यानी कि प्रॉमिस के बदले में कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। आप किसी को भी कहते हैं कि ये काम करे, तो उसके बदले में वो कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर वो चीज़ दरमियान में मौजूद नहीं है और अगला वादा कर दे, तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। इसी तरह से लास्ट जेट एक कानूनदान है, उन्होंने डिफ़ाइन किया है अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन में कंसिस्ट ऑफ सम। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि कंसिडरेशन जो है या वैल्यूएबल कंसिडरेशन वो किसी भी शक्ल में हो सकती है। वो क्या हो सकता है, मे कंसिस्ट ऑफ सम राइट,
किसी चीज़ पे उसका हक है वो हक को छोड़ देता है, या उसका कोई उसमें दिलचस्पी होती है, इंटरेस्ट होता है, या उसको प्रॉफिट मिलता है, या फिर कोई और बेनिफिट होता है, वो किस शक्ल में आता है? एक्रूइंग टू वन पार्टी, जो एक पार्टी को हासिल होने लगता है, एंड सम फॉरबियरेंस, यानी कि एक पार्टी उससे फ़ायदा लेती है, वो इंटरेस्ट की शक्ल में, बेनिफिट की शक्ल में, या फिर राइट की शक्ल में। यानी कि जैसे आप कोई दुकानदार के पास जाते हैं तो आप पैसे देते हैं, तो वो उसके बदले में आपको कोई चीज़ देता है। जब दे देता है तो उससे आप बेनिफिट भी लेते हैं, और वो जो चीज़ आपको देता है वो कोई भी खाने पीने वाली चीज़ हो सकती है, या फिर यूज़ के लिए कोई चीज़ हो सकती है, तो उस पे आपका राइट हो जाता है जब आप पैसा दे के वो चीज़ ले लेते हैं। सो राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेनिफिट एक्रूइंग टू वन पार्टी एंड सम फॉरबियरेंस। अब जो बायर होता है वो फॉरबियरेंस करता है, यानी कि कुछ उसको नुकसान होता है, वो कुछ बर्दाश्त करता है। क्या होता है? उसको लॉस हो सकता है, डिटैरिमेंट हो सकता है, फॉरबियरेंस हो सकती है, या उसकी कुछ जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी काम करने के लिहाज से वादा हो सकता है, वो लॉस हो सकता है, जैसे आप पैसा देते हैं दुकानदार को। डिटैरिमेंट हो सकता है कि आप कोई काम करते हैं और उसके बदले में आपको थकावट हो जाती है, या फॉरबियरेंस आपको कोई ना कोई चीज़ आप जो है वो छोड़ देते हैं, उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। सफर्ड और अंडरटेकन बाय अदर, यानी कि उसको कुछ हासिल होता है, साथ में दूसरे को कुछ लॉस भी होता है उस प्रॉफिट के बदले में। इससे आगे चल के जस्टिस पैटरसन डिफाइन करते हैं कंसिडरेशन को। द कंसिडरेशन मीन्स समथिंग विच इज़ ऑफ सम वैल्यू, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कुछ वैल्यू हो इन द आइज़ ऑफ लॉ, यानी कि कानून उसको वाकई ही कंसिडरेशन कंसीव करता हो। आप एक बंदे से वादा करें कि जी आप मुझे 5 लाख देंगे, इसके बदले में आप खुल के जो कुदरती एक स्नोफॉल है उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। अब वो तो बाय नेचर है, देखने में तो कुछ चीज़ है, लेकिन उस पे उस बंदे का तो राइट नहीं है जिसके बदले में वो उससे कुछ डिमांड कर रहा है। सो लॉ उसको कंसीडर नहीं करता कि ये वैलिड है। या दूसरा बंदा कहता है कि आप खुल के एक खुशगवार माहौल को एंजॉय कर सकते हैं, आप इसके बदले में इतनी पे करें, तो वो रीज़नेबल होना चाहिए। अभी लेट्स सपोज एक पार्क है, उसकी आप कुछ फ़ी पे करते हैं, तो वो एक रीज़नेबल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी को कहें कि आप जो कुदरती सांस ले रहे हैं उसके बदले में आप उसकी कीमत पे करें, तो ये भी इन द आइज़ ऑफ लॉ कंसिडरेशन नहीं होगी। इट मे बी सम बेनिफिट और बेनिफिट टू द प्लेंटिफ, यानी कि प्लेंटिफ कौन होता है? जो अदालत में जाता है कि मेरे साथ दूसरी पार्टी ने ज़्यादती की है, वो मुझे फ़लाँ चीज़ पे नहीं कर रहा, तो ये प्लेंटिफ होता है नुकसान उठाने वाला जो जाके कंप्लेन करता है। और सम डिटैरिमेंट टू द डिफेंडेंट, जो दूसरा डिफेंड करता है उस प्लेंटिफ की कंप्लेन को इन दी कोर्ट, तो फिर वो डिफेंडेंट को कोई नुकसान भी हुआ होता है, तो दोनों की तरफ से ये चीज़ होनी चाहिए, तभी जाके वो कंसिडरेशन के दर्जे पर पहुंच सकती है। सेक्शन 2D डिफाइन करता है कंसिडरेशन को। सेक्शन 2D की हम सेम टू सेम वर्डिंग अब रीड आउट कर लेते हैं। अब इतनी सारी चीज़ों की वजाहत देखने के बाद अब आपको समझ आ जाएगा कि कंसिडरेशन व्हाट इज़ कंसिडरेशन। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि एक वादा करने वाले की ख्वाहिश पे वो खुद कहता है या वादा करता है अपनी मर्ज़ी से, द प्रोमिजी जिससे वो वादा करता है, और एनी अदर पर्सन या फिर कोई और शख्स, हैज़ डन और अब्सटेन फ्राम डूइंग, उसने कुछ किया या कुछ करने से रोक गया, और डज और अब्सटेन समथिंग डूइंग, यानी कि या तो उसने कुछ किया या अब्सटेन फ्राम डूइंग, या वो फिर अपने राइट को अब्सटेन कर लेता है, रुक जाता है उससे कि वो उस चीज़ को एक्सरसाइज नहीं करता। और प्रोमिसेस या फिर वादा करता है टू डू कि वो कुछ ऐसा करेगा, और अब्सटेन फ्राम डूइंग, या फिर ऐसा करने से वो रुक जाएगा। समथिंग सच एक्ट और अब्सटेंस, ऐसा कुछ कारनामा या एक्शन, या फिर अब्सटेंस और प्रॉमिस कि या उसका इस तरह की कोई राइट को एक्सरसाइज करने से अवॉइड कर जाना, रुक जाना, या फिर ऐसा वादा कर लेना कि वो ऐसा करेगा या ऐसा नहीं करेगा। तो जब करेगा या नहीं करेगा तो वो तो एक वादा हो गया, फ्यूचर का हो गया। तो फ्यूचर के लिहाज से ऐसा प्रॉमिस इज़ कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, यानी कि उस वादे के बदले में उसको कंसिडरेशन कहते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है इस कंसिडरेशन के हवाले से कि ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस फॉर ₹10 लाख टू बी। दो पार्टीज़ हैं हमारे पास। ए कहता है मेरे पास ये घर है, यहाँ पे तस्वीर भी है उसकी, और इस घर को मलकियत के पास है, ऑनरशिप है मिस्टर ए के पास।
अब बी को वो कहता है ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस फॉर ₹10 लाख टू बी। इस बी को वो कहता है कि आप ये घर ले लें, इसके बदले में मुझे आप दे दें 10 लाख। सही है जी। और ये जो घर है जो पहले मलकियत है ऑनरशिप ए की, अब जब 10 लाख ये ले लेगा मिस्टर ए तो इसकी मलकियत आ जाएगी मिस्टर बी के पास, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो ये कहता है ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस फॉर ₹10 लाख टू बी फॉर ए, द कंसिडरेशन इज़ ₹10 लाख। जो ए को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 10 लाख, वो उसके लिए कंसिडरेशन है। जबकि फॉर बी क्या कंसिडरेशन, बी को इस पूरे डील में क्या मिल रहा है ऑनरशिप एक घर की, तो इसके लिए कंसिडरेशन क्या है ये वाला घर। सो ये दोनों की तरफ से एक कंसिडरेशन होगी। ए के लिए कंसिडरेशन ₹10 लाख है, बी के लिए कंसिडरेशन एक घर की मलकियत है। सो दूसरी एक और एग्जांपल है हमारे पास, ए प्रॉमिसेस टू रिपेयर। ए है हमारे पास, ए प्रॉमिस करता है, आप ये कह सकते हैं कि मिस्टर ए जो है ये एक टेक्नीशियन है। A promises to repair B's car and B promises to pay ₹1 लाख। अब B जो है A क्या करता है कि मैं रिपेयर करूँगा गाड़ी को, B क्या कहता है मैं आपको 1 लाख दूँगा। अब ये 1 लाख जो है A को मिलेगा और उसके बदले में वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपकी गाड़ी को रिपेयर करूँगा। सो दोनों के लिए कंसिडरेशन है। द प्रॉमिस ऑफ वन पार्टी इज़ द कंसिडरेशन फॉर द अदर पार्टी, यानी कि 1 लाख किसके लिए कंसिडरेशन होगा मिस्टर ए के लिए क्योंकि वो रिपेयर करेगा। मिस्टर बी के लिए क्या है, मिस्टर ए की तरफ से प्रॉमिस कि वो इस गाड़ी को रिपेयर करेगा। सो दोनों की तरफ से कंसिडरेशन हो गए। अब एक और एग्जांपल हमारे पास, ए प्रॉमिसेस टू नॉट टू सू ए डेटर बी, यानी कि ए पर्सन है उसने पैसे लेने हैं बी से और वो बी उसको कहता है ए को, ए प्रॉमिसेस नॉट टू सू हिज डेटर बी। बी वादा लेता है ए से कि मैंने जो तुम्हें कर्जा देना है, लेट्स सपोज 15 लाख है उसने देना, उसका टाइम ड्यू डेट आ जाती है। वो कहता है, ए कहता है मैं जाता हूँ कोर्ट में, आप पे केस करता हूँ, आप मेरे जो डेट है वो वापस नहीं कर रहे। तो बी कहता है कि आप केस ना करें, मैं आपको 15 के बजाय 16 लाख रुपये दे देता हूँ। और ए जो है वो रुक जाता है, वो कहता है ठीक है आप मुझे 16 लाख दे देना 15 की बजाय। अब ये जो 1 लाख प्लस उसको मिल रहा है एक्स्ट्रा में, वो उसके लिए क्या है, ए के लिए कंसिडरेशन है। और बी के लिए क्या कंसिडरेशन है कि वो उस पर कोर्ट केस नहीं कर रहा, उस पर सूट नहीं कर रहा। ए प्रोमिसेस नॉट टू सू हिज डेटर बी एंड बी प्रोमिसेस टू पे एडिशनल 1 लाख। द अब्सटिनेंस ऑफ ए, यानी कि जो ए बाज आ जाता है उस हक से, यानी कि वो जाके कोर्ट ऑफ लॉ में जाके केस कर सकता था, लेकिन वो इस राइट को एक्सरसाइज नहीं करता, इसको अब्सटेन करता है। तो ये उसका रुक जाना क्या है कंसिडरेशन मिस्टर बी के लिए, और बी के लिए। और ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, जो उसको बी के पास से एक्स्ट्रा 1 लाख मिल रहा है। आगे एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ए प्रॉमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी। ए है वो पेंटर है, लेट्स सपोज, वो कहता है कि मैं आपको एक पिक्चर जो कि आपको तस्वीर में नज़र आ रही है ये पेंट करके दूंगा, बी को कहता है। बी कहता है कि इसके बी प्रॉमिसेस टू टीच हिम फॉर मंथ। तो बी कहता है कि मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट या एक ऐसी लैंग्वेज आती है जो मैं आपको पढ़ा दूंगा 1 मंथ के लिए। सो 1 मंथ के लिए जो टीचिंग बी प्रोवाइड करेगा ये बन जाएगी कंसिडरेशन मिस्टर ए के लिए। और बी के लिए कंसिडरेशन हो जाएगी कि एक पिक्चर जो पेंट करके मिस्टर ए दे रहा है मिस्टर बी को। द प्रॉमिस ऑफ वन पार्टी इज़ द कंसिडरेशन फॉर द अदर। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं, दोनों के लिए जो वादा है वो कंसिडरेशन बन जाता है। तो इस तरह का जो मुआहदा होता है या एग्रीमेंट होता है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, और ये इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में से एक ज़रूरी है। सो आज का सेशन यहाँ पर क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट।